अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट अहमद नासिर। आज का हमारा चैप्टर है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो जाए तो बच्चे माँ के पास हों और माँ किस तरह से बच्चों के ख़र्चे का दावा कर सकती है, और ये कि बच्चों का कितना ख़र्चा लगेगा, और अगर बाप वो ख़र्चा अदा ना करे तो उसको क्या सज़ा हो सकती है। तो चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। देखिए, नॉर्मी तौर पे ये होता है कि जब भी मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा होता है, अलहदगी होती है, तो सबसे बड़ा मसला होता है बच्चों का। अगर तो बच्चे हों माँ के पास तो आपको पता है कि जो आजकल की माएँ तो आपको पता है कि जो माएँ हैं वो तकरीबन 80%, तो आपको पता है कि जो माएँ होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं हाउसवाइफ। तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है बच्चों का ख़र्चा। तो माओं के पास दो रेमेडीज़ होती हैं, एक तो अदालत की सूरत में, यानी कि वो अदालत में केस फाइल कर सकती हैं। दूसरा ये कि वो मुतलका यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को एप्लीकेशन दे सकती हैं कि इस तरह से जो बाप है वो बच्चों का ख़र्चा अदा नहीं कर रहा। तो ये दोनों जो अथॉरिटीज़ हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स होती हैं। इन दोनों के पास ये पावर होती है कि ये बाप से बच्चों का क्या कर लेके दे सकती हैं, ख़र्चा लेके दे सकती हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर अदालत के मुतालिक देखेंगे कि हम अदालत में किस तरह से बच्चों के ख़र्चे का केस फाइल कर सकते हैं। अदालत के अंदर एक केस फाइल करेंगे बच्चों की मेंटेनेंस का, यानी कि बच्चों के ख़र्चे का। तो उसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो अगर माँ ये केस फाइल कर रही है तो माँ के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, निकाहनामे की कॉपी, और एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की क्या होगी, साथ कॉपी लगेगी, और केस क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा। अब हमारे यहाँ इस तरह होता है कि हम बस ये 3-4 चीज़ें मुकम्मल करते हैं और केस को क्या कर देते हैं, फ़ाइल कर देते हैं। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। केस को फ़ाइल करने से पहले आपको दो चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जब भी बच्चों का ख़र्चा लगता है वो बाप के फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर लगता है, यानी कि जो भी बाप का फाइनेंशियल स्टेटस होगा उसके मुताबिक माइनर्स का क्या लगेगा, ख़र्चा लगेगा। अब बाप का फाइनेंशियल स्टेटस एवेलुएट कौन करेगा, इस्टेब्लिश कौन करेगा, माँ। यानी कि माँ बताएगी कि जो बाप है वो कितनी मंथली कमाई करता है। अब ये इस तरह हवा में तीर नहीं चला देना कि भाई जो बाप है वो 4 लाख कमाता है, 5 लाख कमाता है, इस तरह नहीं, बल्कि प्रूव होना चाहिए। अगर बीवी के पास या माँ के पास खामंद की इनकम का कोई प्रूव नहीं है तो एटलीस्ट को ये तो पता है ना कि जो खामंद है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर या किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, तो वो दावे के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस डिपार्टमेंट का जिक्र करेगी और किस डेजिग्नेशन के अंदर या किस ओहदे के ऊपर वो काम कर रही है। तो अदालत को अगर ज़रूरत हुई तो अदालत उस डिपार्टमेंट से या उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या करेगी, इस बंदे का स्टेटस मालूम कर लेगी कि मंथली इनकम इस बंदे की क्या है। या माँ करेगी यूँ कि जो भी वो बच्चों के बाप की जो बैंक स्टेटमेंट है या बैंक में अकाउंट है उसकी डिटेल अदालत में देगी कि भाई इसका फ़लाँ बैंक के अंदर अकाउंट है। तो अदालत क्या करेगी, अगर उसको ज़रूरत हुई तो वो उस बैंक को डायरेक्शन देगी कि भाई आप इस बंदे का जो बैंक स्टेटमेंट है वो ला के मुझे दिखाएं, हमें दिखाएं कि आया कि मंथली इनकम इसकी कितनी है। तो ये तो हो गया कि माँ किस तरह से बाप के फाइनेंशियल स्टेटस को क्या करेगी, इस्टेब्लिश करेगी। अब दूसरी बात यह है कि केस फाइल करने से पहले हमने यूँ नहीं करना होता कि अंधों की तरह कि भाई बच्चों का जो ख़र्चा है ना 30,000 लगा दें, इस तरह नहीं, बल्कि जो बच्चों की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन सब को कंबाइन करना है कि भाई इतना ख़र्चा बच्चों के ऊपर मंथली आ रहा है। यानी कि अगर स्कूल गोइंग है तो स्कूल की फ़ीस कितनी है, और अगर वो आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रही है उस पर कितना ख़र्चा लग रहा है, कपड़ों पे ख़र्चा कितना लग रहा है, अगर कोई कारी साहब उनको पढ़ाने आ रहे हैं तो कारी साहब कितना ख़र्चा ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारा क्या करना है, कंबाइन करना है। और फिर वो जितना भी ख़र्चा बनता है, वो चाहे 10 लाख बनता है, 20, 25, 30 जितना भी बनता है, वो आप दावे के अंदर क्या करेंगी, लिखेंगी। अब आपने सिर्फ ये लिखना नहीं है बल्कि इसके साथ क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन भी देनी है, यानी कि आपने कि रिटर्न प्रूफ भी देना है। अब स्कूल का जो बच्चों का ख़र्चा कितना है, स्कूल की जो फ़ीस है, ये तो सिंपल कार्ड की सूरत में जिस कार्ड के ऊपर आप पे करेंगी वो साथ लग जाएगा दावे के साथ। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी कि जो ड्राइवर आने जाने में बच्चे का ख़र्चा होता है, उसमें क्या होगा कि जो माँ है वो या तो एफिडेविट देगी या फिर उस ड्राइवर की स्टेटमेंट देगी कि भाई ड्राइवर को हम मंथली 5,000 10,000 इतना पे करते हैं बच्चों के स्कूल के आने जाने में। और इसी तरह जो कारी साहब हैं, कारी साहब की भी स्टेटमेंट होगी या फिर उसके बिहाफ पे क्या दिया जाएगा, एफिडेविट दिया जाएगा। अब इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक केस पूरा प्लीडिंग तैयार की जाएगी और उसको क्या कर दी जाएगा, फैमिली कोर्ट के अंदर फाइल कर दी जाएगी।
अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट फाइल को देखेगी और टेंटेटिव नज़र मारेगी फाइल के ऊपर। अब चूंकि बच्चों का जो माइनर्स की लाइफ को स्टक तो नहीं करना ना, तो कोर्ट उन सारे सिनेरियो को देख के, फाइल को देख के एक इंटरम मेंटेनेंस फाइल वो कर देगी, मुकर्रर कर देगी। जो बाप है उसको इतना खर्चा बच्चों को क्या करना, पे करना, यानी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, वट जितना जो भी उस सिनेरियो के मुताबिक, उस फाइल के मुताबिक अदालत को समझ आएगा, तो अदालत क्या करेगी, उतना मुकर्रर कर देगी। अब अदालत क्या करेगी, बाप को नोटिस कर देगी। अब जब बाप आएगा तो बाप को बाकायदा मौका दिया जाएगा कि भाई आपके ख़िलाफ़ ये केस हुआ है और आपकी मंथली इतनी इनकम इस केस के मुताबिक है, और आप इसको एलेबोरेट करें कि आया कि आपकी इतनी इनकम है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर बाप जो इंटरम मेंटेनेंस एक दफ़ा भी डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो अदालत के पास ये पावर है कि वो वहीं पे केस को क्या करेगी, वो कर सकती है, डिक्री कर सकती है माँ के हक़ में, क्योंकि बाप ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो जो भी दावे के अंदर लिखा है वो सारे का सारा कोर्ट के पास ये पावर है कि वो माँ को क्या कर सकती है, डिग्री दे सकती है। खैर, अब कोर्ट क्या करेगी, बाप से वो एविडेंस तलब करेगी, उधर माँ ने जो ऑलरेडी दिया होता है वो एविडेंस देखेगी और इसको पूरे माइन्यूटली क्या करेगी, उसको ऑब्ज़र्व करेगी। ऑब्ज़र्व करने के बाद ये एवेलुएट करेगी माँ का स्टेटस देके और बाप का स्टेटस देके कि आया कि बच्चों का ख़र्चा कितना लगेगा। तो कोर्ट की नज़र में बच्चों की सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगी, वेल बीइंग होगी। अब अगर बाप का जो मंथली इनकम है वो ज़्यादा बन रही है, तो कोर्ट क्या करेगी कि भाई आपका इंटरम मेंटेनेंस फ़र्ज़ किया 15,000 लगा, तो बाप जो है वो मंथली ज़्यादा कमा रहा है, तो कोर्ट ये ऑर्डर करेगी कि भाई अब आपने 15,000 से की निस्बत अब 30,000 पे करें या 50,000 पे करें, क्योंकि आपकी जो मंथली इनकम है वो डॉक्यूमेंटेशन से या शहादत से ये पता चल रही है कि वो बहुत ज़्यादा, तो आप बड़े इजीली बच्चों को क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। अब अगर बाप जो है वो जो डिग्री हो गया केस बच्चों का मेंटेनेंस वो पे नहीं करता, तो बाप को क्या सज़ा हो सकती है। तो देखें, ये जो केस है ना, ये एक लटकती तलवार है। अब अदालत क्या करेगी, अगर बाप पैसे नहीं पे कर रहा, बच्चों का मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा, तो अदालत सबसे पहले बाप के जितनी भी जायदाद है उन सारे को क्या करेगी, अटैच करेगी, और उसके बाद उसको क्या करेगी, कुर्की कर देगी। अब अगर जायदाद ना हुई तो अदालत क्या करेगी, बाप की सैलरी अटैच करेगी और एम्प्लॉयर को हुक्म करेगी कि जो भी मंथली सैलरी होगी वो आप अदालत में जमा करवाएंगे। और अदालत क्या करेगी, बच्चों का जो खर्चा है वो पहले बच्चों को खर्चा पे करेगी, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो बाप को क्या करेगी, लौटा देगी। अब अगर बाप के पास ना कोई प्रॉपर्टी हो, यानी कोई भी एसेट नहीं है और कोई सैलरी भी नहीं है, तो फिर क्या करेगी अदालत, बैलेफ के थ्रू वो बाप को अरेस्ट करवाएगी और कहाँ पे भेज देगी, जेल में भेज देगी 6 माह के लिए। यहाँ पे एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर जो बाप है वो जेल में चला जाता है, 6 माह की कैद काट लेता है, तो उसके ऊपर ये जो मेंटेनेंस का केस है, जो डिक्री ये ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो अगर किसी बाप के ऊपर मेंटेनेंस का केस कंटिन्यू है, तो ये एक चलता फिरता क्या मीटर है। तो ये वक्त के साथ साथ ये बर्डन बढ़ता जाएगा, ये ख़र्चा बढ़ता जाएगा। अब 6 माह वो सज़ा काट के आ गया, मगर ये जो डिग्री है ये एज़ इट इज़ उस पर पेंडिंग रहेगी। अब कल को साल, 2 साल, 3 साल बाद जब भी उसके पास कोई भी अमाउंट आती है, तो ये किसी भी टाइम एग्जीक्यूटेबल है। तो अदालत क्या करेगी, उसी वक्त उसका जो एसेट है उसको क्या करेगी, अटैच करके उसको नीलाम करके बच्चों का क्या करेगी, ख़र्चा पे कर। देखिए, एक सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों का जो ख़र्चा है वो कितना लगता है, मिनिमम कितना लगता है। तो मिनिमम खर्चे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। हर केस के सर्कमस्टांसिस के मुताबिक उसके बच्चों का क्या लगता है, ख़र्चा लगता है। फ़र्ज़ के एक बाप है वो 20,000 मंथली कमाता है, तो उसके बच्चों का जो ख़र्चा है उसके मुताबिक लगेगा। अब दूसरा जो बाप है वो 10 लाख मंथली कमाता है, तो उसके बच्चों का ख़र्चा उसके मुताबिक लगेगा। तो बच्चों के जो ख़र्चे का जो स्टैंडर्ड है वो जो किसी किस्म की कोई मेजरमेंट नहीं है, यानी कि जो उसके बाप की फ़ाइनेंशियल कंडीशन होगी उसके मुताबिक उसका ख़र्चा लगेगा। किसी का कम लगेगा और किसी का क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और आया कि जो बाप है वो किस उम्र तक बच्चों को क्या करेगा, ख़र्चा पे करेगा। तो अगर लड़का है जो माइनर है वो जब तक 18 साल का नहीं होता, बालिग नहीं होता, तब तक बाप क्या करेगा, उसका ख़र्चा पे करेगा। और जो बेटी है उसका शादी होने तक, अमूमन ये हमारी रिवायत है कि शादी होने तक बाप क्या करेगा, ख़र्चा पे करेगा। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि आया कि फ़र्ज़ क्या है कि एक मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है और जो बीवी है वो बच्चों को लेके अपने मेके आ जाती है, वालदान के यहाँ आ जाती है। अब वो 5-6 माह अपने माँ बाप के पास रहती है, उसके बाद खामद क्या कर देता है, उसको डाइवोर्स इशू कर देता है, यानी कि नोटिस वगैरह उसको सर्व कर देता है कि भाई मैं आपको क्या देता हूँ, डाइवोर्स देता हूँ।
अब इस सूरत में जो बेगम है, जो बीवी है, वो बच्चों का क्या करेगी, ख़र्चे का दावा करेगी। अब आया कि जो बच्चों का जो ख़र्चा है वो जो पिछले 5 माह से वो अपने वालिदैन के घर रह रही है, वहाँ से लगना शुरू होगा कि जब उसने केस फाइल किया तब से लगना शुरू होगा। तो इस सूरत के अंदर माँ जो करे है ना, वो सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करेगी कि आया कि जब 5 माह पहले जो माँ अपने बच्चों को लेके वालिदैन के घर गई और जो भी बच्चों के ख़राजात हैं उसके वालिदैन ने क्या किए, उठाए। अब इस दौरान क्या करेगी, वालिदैन की बाकायदा स्टेटमेंट अंदर लगेगी वाकई हमने ये 5-6 माह का क्या किया है, ख़र्चा उठाया है। तो इस सूरत में जो अदालत है वो क्या करेगी, पास्ट मेंटेनेंस को भी कंसीडर करेगी। अदरवाइज़ जब भी वो केस फाइल करेगी, केस फाइलिंग से उनका क्या करेगा, मेंटेनेंस के वो होगा, इस्टेब्लिश होगा, मेंटेनेंस वहाँ से क्या हो जाएगा, शुरू होगा। उसके बाद ये चलता जाएगा जब तक के बच्चे क्या नहीं होते, या तो मियाँ बीवी के दरमियान कोई समझौता नहीं होता, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, या फिर जब तक बच्चे बालिग नहीं होते तब तक बाप क्या करता रहेगा, बच्चों को मेंटेनेंस पे करता रहेगा वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है कि आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं शॉर्टली एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।